मैं आर के श्रीवास्तव और आज 21 दिसंबर है। तो आज के न्यूज़पेपर्स की जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स हैं वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के न्यूज़पेपर की जो सबसे इम्पोर्टेंट कटिंग्स मुझे लगी जो जनसत्ता देखी। जनसत्ता ने अपनी संपादकीय पर जो कलम चलाया है, तो पिछले कई दिनों से मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो पारिस्थितिकी संरक्षण पर कॉप 15 चल रहा था, तो उसका समापन हो गया है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं, तो संपादकीय में कहा गया है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हुआ। इसके तहत बनी सहमति इस दशक के क्या सहमति बनी है? इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक विश्व भर में 30% भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य पूरा कर देगी। साथ ही खाद्यान्न की बर्बादी में भी 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस सम्मेलन के लिए, और एक कोष जो बनाया गया है जो विकासशील देशों के लिए फंडिंग का काम करेगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कटिंग है, नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी उर्वरक पर काम चल रहा है। तो ये कहा है भारत सरकार की जो हमारे मंत्रालय है, मनसुख मांडविया साहब, उन्होंने कहा है कल, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर आपके काम का क्या है? यहाँ पर आपके काम का है नैनो यूरिया। देखिए, नैनो यूरिया यानी ये लिक्विड यूरिया हुआ। अभी जो मार्केट में बोरी में आती है यूरिया, जो 45 किलो का पैकेट, अब पहले 50 किलो का केजी का आता था, 45 केजी का आता है। तो नैनो यूरिया डेवलप किया जा रहा है। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड का पहला जो नैनो यूरिया प्लांट है, तो वो इसी साल 2022 में ही मई या जून में गुजरात में स्थापित किया गया है, कलोल में। ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है कि पहला जो प्लांट है भारत में, तो वो कहाँ लगा। तो वो जगह का नाम है कलोल। कलोल कहाँ है? गुजरात में, कलोल। और नैनो यूरिया के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि देखो, ये नैनो यूरिया का जो एक बॉटल होगा ना, वो एक बोरी के बराबर होगा। तो आप बताएं कि जो अभी का जो यूरिया है, उसको ले जाने या प्रोडक्शन में जो परेशानियां होती है, नैनो यूरिया के आ जाने से काफ़ी कुछ सुविधाएं होंगी। तो नैनो यूरिया से संबंधित इतना ध्यान रखें आप। अगली जो कटिंग मैंने ली है वो है मोदी गवर्नमेंट्स डिवेस्टमेंट स्कोर कार्ड ओवर ₹4 लाख करोड़ रेज्ड सिंस 2014। डिवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट आप कह लें इसको। तो देखिए, मोदी सरकार ने 2014 से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए विनिवेश का जो लक्ष्य हर साल बजट में आपने देखा होगा कि हर साल बजट में जो वित्त मंत्री है उनका स्पीच होता है, और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए वो विनिवेश का एक लक्ष्य रखती हैं, विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का। हालांकि उस टारगेट को पूरा नहीं किया पाया जा सकता है, फिर भी। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है कि 2014 से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए आए हैं। कहाँ कहाँ से आया है ये, जरा उसको भी देख लें हम। तो देखिए, ये आया है, केंद्र ने 2014 से अब तक विनिवेश से 4 लाख करोड़ जुटाए। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद अब तक विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के जरिए 4 लाख करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इसमें से अब देखिए, 4 लाख करोड़ रुपए जो हैं, 4.04 लाख करोड़, इसमें से वो 1 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई, रुपए की सबसे ज़्यादा राशि 59 मामलों में ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाई गई। अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने कहाँ से जुटाया गया, कितने मामले थे ऑफर फॉर सेल के। बस यहाँ पर आपको जो इकोनॉमिक टर्म है, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो विनिवेश आप सबको पता है कि एक होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट, और एक होता है विनिवेश। तो निवेश, जिस समय आप किसी जो असेट को बनाते हैं, आप अपने पैसे को लगाते हैं, चाहे वो गोल्ड में लगाएं, चाहे वो आप अपने लिए कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो वो आपका असेट बन जाता है और फ्यूचर में वो इनकम जनरेट करता है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट।
और जब आप उसी ज़मीन के कुछ हिस्से को बेच देते हैं तो वही हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। और पूरी तरह से अगर आपने ज़मीन को बेच दिया तो वही स्ट्रेटेजिक सेल हो जाती है। तो देखिए ये जो भारत सरकार है वो अपनी भारत सरकार का असेट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असेट है जो सीपीएसई है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं, जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, वही उनकी असेट है, बड़ी असेट है वो। तो भारत सरकार इन कंपनियों को एक रणनीति के तहत इसके शेयर को बेचती है, वही हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट में भी एक होता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इतने शेयर्स को बेचा है ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर है। तो वो गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर है 10% बेचा, 20% बेचा, 25% बेचा, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ऑफर फॉर सेल, OFS, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। और इसकी जगह पर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक हो गया ऑफर फॉर सेल, OFS, कि चलो ठीक है कुछ हिस्से को बेचा, और एक हो जाता है कि नहीं हमने अब 50% से ज़्यादा के जो शेयर है बेच दिए, तो यानी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है अब उस कंपनी पर से नियंत्रण खत्म हो गया, वो निजी कंपनी बन गई। तो ये रणनीतिक बिक्री कहते हैं इसको, स्ट्रेटेजिक सेल बोलते हैं। जैसे हाल फिलहाल में एयर इंडिया का हुआ तो स्ट्रेटेजिक सेल था, इसका ऑनरशिप चला गया किसके पास? टाटा के पास चला गया। लेकिन LIC का जो हुआ, LIC का 3.5% जो शेयरों की बिक्री हुई, तो इसको हम OFS के जरिए बोलेंगे, ठीक है। अगले कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देश में बढ़ते निवेश से पूंजीगत व्यय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी का दौर, ये RBI की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को किसने लिखा है? RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवबत पात्रा की टीम ने लिखा है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि उत्पादन लागत पर दबाव घटने, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जो प्रेशर है वो अब थोड़ा कम हो रहा है, और कंपनियों की बिक्री बढ़ने से शुरू हुए भारत में पूंजीगत व्यय की तेजी का दौर। देखो पिछले बजट में भी 2022-23 का जो बजट था उसमें 35 पॉइंट समथिंग, मतलब 35.5% जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया गया था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो भारत में पूंजीगत व्यय की तेजी का दौर अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार तेज करेगा, ये ऐसा इन्होंने आलेख में कहा है। और एक बात उन्होंने कही, निकट अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि परिदृश्य घरेलू कारकों से समर्थन हासिल कर रहा है, क्योंकि देखिए ग्लोबल जो सिनेरियो है बहुत अच्छा नहीं है, पूरी दुनिया में मंदी की आहट सी लग रही है, सप्लाई चेन बाधित हुआ है, यहाँ तक कि कंटेनर वगैरह की कमी हो रही है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी इंटरनल जो इनके फोर्सेज हैं उनकी वजह से हमारा जो GDP है वो ठीक रहेगा। एक बात और इन्होंने कही है, महंगाई कम तो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। इस साल यह पहली बार है जब मुद्रास्फीति 5.88 है, देखिए यहाँ पर 5.88 है, तो मुद्रास्फीति अभी CPI जो है वो हमारा 5.88 है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि इस साल यह पहली बार है जब मुद्रास्फीति सहनीय सीमा क्या है? वही रेंज जो है, जो कई बार मैंने बताया है आपको कि RBI का कहना है कि देखो भाई 4 और ये +2 या -2, यानी 2 से 6 का रेंज है। तो इस साल पहली बार है जब मुद्रास्फीति सहनीय सीमा के ऊपरी स्तर 6% से नीचे रही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला, अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 1260 थोक मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ एकीकरण हो गया है। ई-नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितने सारे कदम उठाए गए हैं, खासकर डबलिंग फार्मर्स इनकम, कृषि जो किसानों की आय को दोगुना करना है, उसमें ई-नाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ई-नाम 2016 में, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या प्रश्न बनता है, आपके लिए प्रश्न बनता है ई-नाम, एक तो ई-नाम क्या है, दूसरी बात इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 में हुई। ई-नाम के तहत जो कृषि मंडियां हैं, देश की विभिन्न कृषि मंडियां APMC वगैरह जो है, तो वो रजिस्टर्ड होती हैं इनके साथ, ई-नाम के साथ, और एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है किसानों को भी अपने प्रोडक्ट को बेचने का, और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी। तो अब तक कितनी मंडियां इसमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं? 1260।
ठीक है, तो आपके काम का है ये। नेक्स्ट अगली कटिंग है सामाजिक प्रगति सूचकांक। देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मंगलवार को राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक, अब देखिए ये एक नया सूचकांक मतलब मेरे सामने तो पहली बार आया है, हो सकता है पहले से जारी किया जाता हो। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, तो ये जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या दिख रहा है यहाँ देखिए, तो इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप है। तो राज्यों में देखेंगे तो गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, और वैसे देखेंगे तो पुदुचेरी का, और आशा के अनुरूप झारखंड और बिहार सबसे निचले स्थान पर है। हालांकि बिहार से नीचे है झारखंड। तो यहाँ ये आपके काम का है कि भैया जो SPI है, सामाजिक प्रगति सूचकांक, उसमें सबसे निचले स्थान पे कौन है, तो बिहार मत दे दीजिएगा आप, झारखंड है। अच्छा, ये जो CPM के चेयरमैन कौन है, ये जो विवेक देवराय हैं। तो विवेक देवराय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक देश के राज्य और जिले पर आधारित यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक प्रगति के मामले में मिजोरम का आइजल, देखिए मिजोरम की राजधानी आइजल है, हिमाचल प्रदेश का सोलन और शिमला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 जिले रहे हैं। तो ये आपके काम का है। इसके अलावा देखिए, ये जो इंडेक्स है, तो इसके कौन कौन से पैरामीटर से किस पैरामीटर पर ये ये इंडेक्स बनाया गया है, तो ये 3 है। क्या क्या है, बुनियादी मानवीय जरूरत, बेहतर जीवन शैली के आधार और अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो इन तीनों के आधार पर ये इंडेक्स बनाया गया है। यहाँ पर स्कोर भी दिखाया गया है। पुडुचेरी का सबसे अच्छा स्कोर है, और देखिए बिहार का स्कोर 44.47 है, जबकि झारखंड का 43.95 है, यानी बिहार से नीचे है झारखंड। चलो अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बिहार से संबंधित जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, सबको आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट टाइम बिहार के चीफ जस्टिस का नाम पूछा भी गया था, इसलिए बार बार मैं छोटी मोटी कटिंग को भी इग्नोर नहीं करता हूँ। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से मिले भट्टी, DGP RS भट्टी हैं, अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, और बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है, आमिर सुबहानी है ना। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से शिष्टाचार की मुलाकात करते DGP भट्टी। वैसे कुछ और जो जैसे विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो नए विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई, तो अवध बिहारी चौधरी है। गवर्नर कौन है, फागू चौहान है। तो ध्यान रखेंगे। काफ़ी दिनों के बाद स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छी कटिंग मिली मुझे। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रणय सेन का संबंध किस खेल से है, तो वहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाते हैं लोग। तो देखिए, यहाँ पर ये जो BWF की वर्ल्ड रैंकिंग है, तो उसमें जिन भारतीयों का स्थान दिया गया है, PV सिंधु हैं, चिराग, सात्विक, लक्ष्य सेन, श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत, प्रणय, P साई प्रणीत, ये प्रणय है, हाँ। तो ये 6 लोग हैं। तो ये सभी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। तो पूछ दिया जाएगा लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, बैडमिंटन से संबंधित है। प्रणय का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत। तो इस तरह से आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके अलावा और निकहत जरीन चर्चा में रही थी, ये विश्व चैंपियन निकहत। तो एक सीधा क्वेश्चन कर दिया जाएगा, निकहत जरीन का संबंध किस देश से है, भारत से है ये। निकहत जरीन का संबंध किस स्पर्धा से है, मुक्केबाजी से है ये। इसके अलावा सिमरनजीत कौर। तो स्पोर्ट्स में इतना। तो आज के लिए इतनी कटिंग्स मुझे मिली जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन सबको देखेंगे, इनसे जितने सारे प्रश्न बनते हैं एक जगह नोट कर लेंगे, और फिर फिर टेस्ट में इस पर बात करते हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।